Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए स्टॉक एज के को-फाउंडर विवेक बजाज जुड़े हैं। विवेक जी, गुड आफ्टरनून। ये जो दिक्कत है ये सिर्फ कोरिया की है या अब पूरी वर्ल्ड वाइड दिक्कत बनती जा रही है ये मार्जिन ट्रेडिंग की? हेलो अनुज। मार्जिन ट्रेडिंग सालों साल से चलता आ रहा है और यूएस की उपज है ये, क्योंकि दे लव लिवरेज। हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में वो लोग लिवरेज क्रिएट करते हैं। तो वहां पर भी ये बड़ा होता जा रहा है और टिपिकली कभी भी कोई भी एसेट जिसमें बबल क्रिएट होता है, लिवरेज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बबल क्रिएशन। जैसे 2008 के अंदर में रियल एस्टेट बबल क्रिएट हुआ, उसमें रियल एस्टेट लिवरेज वाज वन ऑफ द रीजन। और जब वो बबल फटता है तो फटने का कारण भी कई बार लिवरेज होता है कि अगर एक जगह बम फट गया है तो फिर उसके बाद लिवरेज स्क्वायर अप होने के कारण वो एक स्नोबॉल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं उसका इम्पैक्ट आता है। तो यस, एआई ड्रिवन एसेट बबल दुनिया में है ही, एवरीवन नोज अबाउट इट। अब वो कब फटेगा वो नहीं पता है, बट हाँ, कॉस्पी इज अ बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है। कॉस्पी, अगर आप इजाजत दे तो जी, कोरियन रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, क्योंकि मैं मार्केट में 20 साल से हूँ तो आई हैव सीन देयर बिहेवियर। एक पॉइंट पे कॉस्पी ऑप्शंस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडेड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। फिर रेगुलेटर ने वहां पर आके उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया और वो उनका इंटरेस्ट से चला गया। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कॉस्पी ऑप्शंस के अंदर में 50% से ज्यादा पार्टिसिपेशन होता था रिटेल का, राइट। तो अब वहां के रिटेल का कैरेक्टर ही वैसा है कि उनको स्पेकुलेट करने में मजा आता है, उनको लिवरेज लेने में मजा आता है। दैट्स व्हाई दे फाउंड अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर में उनको लिवरेज मिला और वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये कोई बहुत ही अनयूजुअल नहीं है, कोरिया में ये होता रहा है। बट हाँ, दुनिया भर में आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि यस, लिवरेज इज गॉन अप अराउंड द एसेट कॉल्ड एआई। ओके, दूसरा सवाल, कोरिया में क्या अभी भी माने कि अभी भी ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि मार्केट 33% गिरा है अपने हाई से, लेकिन एक साल में 100% ज़्यादा भागा भी था। तो क्या अभी और गिरावट का भी रिस्क रहेगा यहाँ पे, और क्या लेवरेज कम हुई है सिस्टम में? मतलब अभी भी बहुत स्कोप है। लेवरेज तो अभी भी हेवी है, ओवरलोडेड है। अगर डेटा देखेंगे तो सट 15 से 20% लोग ही हैं जिनका एक्चुअली में सौदा कटा है। एंड अगर ये फॉल भरती रही तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट और बढ़ेगा। एंड सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये जो एआई लेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है जिसपे पूरी दुनिया बैंक कर रही है, एंड बोथ दीज कंपनी जो कि कोरियन मार्केट में बड़ा वेटेज होल्ड करती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अर्निंग गाइडेंस। कि अगर एआई लेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके किसी भी एलएलएम कंपनी कोई भी आके अगर हल्का सा भी गाइडेंस देती है कि नहीं, अब हमको दिख नहीं रहा है कि वैसा ग्रोथ आएगा, तो फिर इनमें फॉल और आएगी। और वो जो इम्पैक्ट है लिवरेज का इम्पैक्ट बहुत ही ब्रूटल होता है। मैंने अपने जीवन में ऑलरेडी 3 बार मैं देख चुका हूँ। एंड 2008 का क्राइसिस वाज अ क्लासिक क्राइसिस, की कैसे कुछ भी भाव में कुछ भी बिक जाता है बिकॉज लिवरेज स्क्वायर अप होता है। विवेक, अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कंसिडरिंग लास्ट 2 ईयर प्राइस परफॉर्मेंस, स्पेशली लास्ट 1 साल में जो चिप स्टॉक्स चले हैं, है ना, जितने भी वो जो कहते हैं दैट क्लासिकल C4 इंडिसेस, है ना, उसकी तुलना में जो हमारी प्राइस परफॉर्मेंस रही और जितना हमारा लेवरेज है, आई मीन जो मार्जिन ट्रेडिंग है, दैट्स आई थिंक 0.34% वर्सेस मार्केट कैप, ऐसा कोई रिस्क यहाँ पर? मैं थोड़ा सा इसका और डिटेल डेटा में जाता हूं कि एनएससी डेली बेसिस पे एमटीएफ का पोजीशन बताता है कि कौन से स्टॉक में कितना लिवरेज है। तो आप देखो, इंडिया के अंदर में ये जो 1,38,000 करोड़ का फिगर है, इसमें स्प्रेड है 2,146 स्टॉक के अंदर में, राइट। कोरिया में वो 2 स्टॉक थे जिनका सबसे ज्यादा वेटेज था, बट इंडिया में इट इज स्प्रेड ओवर 2,146 स्टॉक्स। और सबसे बड़ा जो कंपनी है जिसमें लिवरेज सबसे ज्यादा है, वो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, विच इज ओनली 1.5% ऑफ द लिवरेज बुक। इनफैक्ट टॉप 10 स्टॉक्स को मैं कंसिडर करूं लिवरेज के अंदर में तो वो 11% ही है। तो इंडिया इन दैट सेंस इज वेरी कंट्रोल्ड। थोड़ा डेटा को और समझे कि एमटीएफ, अगर आपने जैसे डेटा बताया, एमटीएफ एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप 0.34% है। अगर मैं सिर्फ फ्री फ्लोट के साथ में इसको कंपेयर करूं, बिकॉज प्रमोटर अपने शेयर के अगेंस्ट एमटीएफ जनरली नहीं लेता है, वो तो मार्केट में जिनके पास शेयर होता है वो जनरली लेते हैं। तो इंडिया का ऑलमोस्ट 50% इज फ्री फ्लोट।
तो ये डेटा अगर 0.34 है तो एक्चुअल में डेटा देखा जाए तो 0.74 है अगर हम उसको अपने तरह से एनालाइज करें। ऑब्वियसली कोरिया का जो डेटा, यूएस का डेटा जो आपने बताया है वो पूरा मार्केट कैप को कंसिडर कर रहा है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन इज 0.34 ओनली। बट जनरली मैं बोल रहा हूँ कि 0.65-0.7% ऑफ आवर फ्री फ्लोट इज द रिस्क। तो इसको मैंने एक और तरीके से एनालाइज किया कि डिलीवरी डेटा कि Done. इंडिया में करीबन 1 लाख करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है, और 45% के करीब डिलीवरी होता है, विच इज अराउंड 45,000 करोड़ का डिलीवरी। अब उससे कंपेयर करें तो वी आर 3 टाइम्स ऑफ द टोटल डिलीवरी विच इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो मार्जिन कॉल आने पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आएगी, और अगर हमारे मार्केट में डेप्थ नहीं होगा कि वो एब्जॉर्ब कर पाए उस सेलिंग को, तब स्ट्रेस है, जो कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इंडिया में लिक्विडिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। जब बेचने लोग आएंगे तब फिर वहां पे शायद नीचे बाहर ना मिलेंगे और मार्केट में बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क आ सकता है। विवेक, मैं आपकी डेप्थ वाली बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा मैंने कई इंस्टेंसेस पे देखा है। ठीक है, आपने वो फ्री फ्लोट से कंपेयर करके उस फिगर को 0.74% कर दिया। अच्छा, एक थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इसमें से भी जो लीवरेज है भारत में, उसमें कितना लार्ज कैप में है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, क्या आप इसे बाइफरकेट कर पाएंगे क्या थोड़ा सा? एक्चुअली मैं ये करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पे समय नहीं मिला। बट व्हाट आई सी इज कि जो टॉप 10 जो है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो रिलायंस, इन्फोसिस, बीएससी, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो टॉप 10 रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें तकरीबन 11% है। तो अगर मैं थोड़ा एक्सट्रपोलेट करूं कि लार्ज कैप इंडिया में माना जाता है, वो ऊपर के जो 100 स्टॉक है उनको लार्ज कैप माना जाता है। तो अगर मैं एक्सट्रपोलेट करूं तो मेरे हिसाब से 25 से 30% इज द फिगर विच माय गेस्टिमेट इज। बाकी एग्जैक्ट डेटा मैं निकालूंगा, बट हाँ, आई फील कि लार्ज कैप इज 25 to 30%, और उसके बियॉन्ड जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, बिकॉज 2146 स्टॉक है। इट इज नॉट कि जो ऊपर के 50 स्टॉक है वही, या ईटीएफ्स जो हैं। मजे की बात ये है कि निफ्टी ईटीएफ को भी उसके अगेंस्ट भी एमटीएफ मिल सकता है, और आप शेयर खरीद सकते हैं, या आप निफ्टी ईटीएफ को भी एक्चुअली प्लेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन ले सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया में भी लेवरेज ईटीएफ का कॉन्सेप्ट है, बट इतने बड़े प्रोपोर्शन पे नहीं है, बिकॉज हमारा रेगुलेटर काफी माइंडफुल है इस चीज को लेकर। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये कोरिया की मार्केट की रैली हमारे लिए एक्चुअली नेगेटिव रही थी, तो अब क्या ये सिंपलिस्टिक होगा कि कोरिया गिर रहा है तो अब हम रैली करेंगे, या फिर वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा और गिरावट का रिस्क रहेगा इनकी वजह से? आई थिंक कोरिया कुड बी अ ट्रिगर पॉइंट, अनुज भाई। उसके कारण ग्लोबल लेवरेज डाउनफॉल कुड कम, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर में डेफिनेटली आएगा। जो एक हमारी अर्निंग्स के कारण जो तेजी बन रही थी, कहीं ना कहीं वो रुक रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर में एक कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आ रही है कि यार ये एआई वाली थोड़ी ज्यादा हो रखी है, तो इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। बट विल आई रिलेटेड विद कोरिया? नो, कि कोरिया में फॉल आएगा तो इट्स बैड फॉर अस, क्योंकि कोरिया जब बढ़ रहा था उसके कारण हम घट रहे थे। मैं उस कैंप को नहीं बिलोंग करता हूँ। ब्रॉडली थीम्स के अंदर में डेफिनेटली वी सॉ लास्ट 2 साल में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी खराब थे, एंड हमारे यहाँ जो थीम जो नहीं था उसके कारण हमको डिसएडवांटेज हुआ। बट कोरिया और इंडिया का वैसे कोरिलेशनशिप मैंने तो डेटा में नहीं देखा है। ओके, वैसी कोई रिलेशनशिप अभी डेटा में नहीं है, बट एनीवे विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए, और कोरिया के इस क्रैक को देखते हुए हमने ये हेल्दी डिस्कशन किया कि हमारा भी जो लीवरेज पोजीशन है वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। कंपेयर करें अगर आप वहाँ की स्थिति से, तो बिल्कुल अगर आप देखें इस वक्त हम थोड़ा अगर आप देखें तो हेल्दी स्टेट में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी चर्चा के लिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.